हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी, काफी दिनों के बाद आप सभी से मुलाकात होती हुई और एक बहुत बड़ी भर्ती प्रक्रिया ये आपके सामने आ ही चुकी है। तो पहले तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को आज देखी जाए तो ये पहली डेमो कक्षा, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के मतलब की बारे में और इसका जनरल इंट्रोडक्शन। प्यारे साथी, एक और मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक, और क्योंकि यहां से देखा जाए तो अब री एग्जाम देखें तो एक ही शिफ्ट में था, बाकी तो एक क्वेश्चन, बाकी तो 5 6 7 तक यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और भी अच्छी अपने में एक एक देखा जाए तो टॉपिक और सिलेबस मतलब कि सब्जेक्ट अलग ही भूमिका अदा करता है। प्यारे साथी, एक बार सभी के सभी मेरे साथ जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी करेंगे। और उत्तम चतुर्वेदी जी, सादर प्रणाम भैया जी, जय श्री सीताराम। राजा द ग्रेट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और देखें तो सरची रोको तो सही, ठीक है। तो चलो जी, तो देखें तो भैया जी यहाँ पर, सर मैम प्लीज हेल्प, मेरी तरफ से गलती हो गई है, मैंने गलती से एचआर पुलिस का कोर्स ले लिया है, हो जाएगा, ठीक है। हम्म? ठीक है, आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लें और आपका जो भी है हो जाएगा, ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं, एक बारे में आप सभी को बताना चाहूंगा भैया जी, ये आपका दीवान जी 2.2 बैच आई चुका है। इससे पहले दीवान जी बैच में भी पढ़ाया, लेकिन उसे देखूं तो सर अंतर तो मिलेगा, ठीक है जी, अंतर तो मिलेगा आपका, और अंतर मिलेगा तो भैया जी आप करेंगे। पहले एक बारे में आपको दिखाना चाहूंगा, ये यूपी पुलिस भर्ती 2025 जो दीवान जी 2.0 बैच की ये टीम होगी मेरे साथी, और ये टीम आपके सामने है। और सुबह से देखूं तो सर जी आप जो है सुबह से आपने डेमो कक्षाएं की भी हैं, और डेमो कक्षाओं की यदि बात करें तो भैया जी पहले हिंदी की बात आती तो हिंदी आपके राम सर 9 बजे से, रीजनिंग 10 बजे से राहुल शर्मा सर ने, मैथ 11 बजे से भैया जी दीपक भाटी सर, पॉलिटी पहले आपके अजीत सर कराएंगे, उसके बाद हिस्ट्री सुशांत सर कराएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी की कक्षा, ज्योग्राफी की आज पहली डेमो, ठीक है, तो थोड़ी सी टेक्निकल इशू होने के कारण तो आज वो डेमो बीच में ही रुक गई। तो उम्मीद करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसी जो डेमो के दौरान कोई जो घटना घटित ना हो, और हो जाती है टेक्निकल इशू था तो भैया जी उसके बाद विनय सर आपको इकोनॉमिक्स 3 बजे से कराएंगे। इसी के साथ चलें भैया जी, हम देखेंगे यूपी जी के आपकी 5 बजे से, जैसी यूपी जी के खत्म हो जाएगी तो साथ ही शिवम सर साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है उसे कराएंगे। और 6 बजे से स्टैटिक जी के, जो कि मेरे साथी कल से स्टार्ट होगी, ठीक है, कल से सोनवीर सर आपको स्टैटिक जीके का पार्ट कराएंगे। और आपकी बहुत सारी जो है देखूं तो भैया जी कंसर्न था बच्चों का, सर स्टैटिक जीके तो अब स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगी आपकी, और सोनवीर सर कराएंगे, ठीक है। चलो, पहली बात, ये ऑपरेटर बैच भी मेरे साथी आपके सामने होगा, बाकी सेम टाइम होगा 4 बजे से। कंप्यूटर मतलब ऑपरेटर में आपका कंप्यूटर बढ़ जाएगा 4 बजे से मैम के द्वारा, बाकी सेम वही कक्षा होने वाली है। भैया जी ये यूपी पुलिस भर्ती 2025 की बात होगी, दीवान जी बैच 2.0 हमारा है, जो कि आपको 639 रुपए, और सर ये 639 रुपए जो होंगे ये आपके अभी 3 दिन का ऑफर होगा,
मात्र 20%, मतलब 3 दिन ऑफर है, 20% डिस्काउंट है। और जैसे ये तीनों डेमो समाप्त होंगी तो फिर आपको भैया जी 799 में ये बैच परचेज करना होगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट 1 जनवरी से, क्लास स्टार्ट हो गई है आज से। फीचर्स लाइव क्लासेस होंगी, साथ ही डाउट ग्रुप होंगे, क्लास नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, टीचर आपके सामने है। और जिन बच्चों ने दीवानजी बैच ले रखा है उन सभी के लिए फ्री भी होगा। उनके लिए मेरे साथी ये क्या होगा, फ्री होगा। दीवानजी वालों के लिए फ्री है, कभी वो टैग करें कि सर जी हम कैसे करें, तो उनके लिए फ्री। चलो, बैच कोर्स कैसे परचेज करें मेरे साथी, प्ले स्टोर में यदि आपके पास RWA एप्लीकेशन नहीं है तो उसे प्ले स्टोर से, ठीक है ना, डाउनलोड करके, और साथी इस तरीके से ओपन होगा। पेड क्लासेस पर जाएंगे, पेड क्लासेस के बाद बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। अप्लाई कूपन कोड आपको UPP20 कर देना, जिससे आपको 639 रुपए में ये भैया जी क्या हो जाएगा, बैच मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, तो इसमें मैंने ऑफिशियली लगा दिया, तो इसमें मात्र भैया जी जो टॉपिक होंगे, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। इन्हें और भी इसमें देखते चलेंगे जो समसामयिक विषय होंगे, ठीक है, तो इन्हें हम जो है करेंगे बढ़िया तरीके से। और सर इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को कर पा रहा हूँ स्टार्ट। तो एक बार भैया जी जल्दी से मुझे थंब का निशान लगाकर यहाँ बताएंगे कि सर जी अब हम रेडी, और कृपया करके इस सेशन को स्टार्ट कर दिया जाए। एक बार जल्दी से वो प्यारा सा थंब का निशान, और आगाज कर देंगे इस भैया जी यूपी जीके की कक्षा। और यूपी जीके की कक्षा में आज हमारा जो टॉपिक बन पा रहा होगा सर जी सामान्य परिचय। बहुत बार पढ़ा होगा लेकिन बहुत सारी चीजें आप सभी को आज नई भी दिखाई देंगी, ठीक है ना, नई तो हर कक्षा में ही दिखाई देंगी। ठीक है, चलो, तो सामान्य परिचय आप एक बार हेडिंग डालेंगे और बोल देंगे सर जी जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, क्या होगा बता देंगे भैया जी, जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब ये अपना उत्तर प्रदेश होगा। सर जी कौन से प्रदेश की बात है, ये अपना हो गया भैया जी उत्तर प्रदेश। आज से मैं वैदिक काल की बात करूंगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश इस भारत के मानचित्र में तभी से है जब से भारत की उत्पत्ति हुई, क्योंकि वाराणसी वो विश्व के प्राचीनतम नगरों में से एक माना जाता है, जिसका उल्लेख मेरे साथी हमें सर्वप्रथम अथर्ववेद में भी मिलता है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सर ये उत्तर प्रदेश पहले उत्तराखंड का भी क्षेत्र इसी में लगा करता था, वो तो आपका 9 नवंबर की बात थी ना, अलग हो गया। लेकिन पहले की बात होगी साथी, अपने उत्तर प्रदेश को ब्रह्म ऋषि देश के नाम से भी जाना जाता था। आप सभी को पता भी होगा कौन सा देश है, तो आप राइट कर पा रहे होंगे साथी, ब्रह्म ऋषि देश। ठीक है, पहले की यदि मैं बात करूं सर जी, पहले प्रदेश को ये क्वेश्चन बनते हैं, तो प्राचीन वैदिक काल में हमारा जो आज उत्तर प्रदेश है, ये प्राचीन वैदिक काल की बात है लाला। कौन सी काल की, प्राचीन वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को कभी ब्रह्म ऋषि देश के नाम से जाना जाता था। अब क्वेश्चन पूछा गया कि प्राचीन वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था, तो आप बताएंगे साथी ब्रह्म ऋषि देश के नाम से। तो पहले पॉइंट, हाँ जी, प्राचीन वैदिक काल में, प्राचीन वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को ये देश हो गया ब्रह्म ऋषि। ठीक है, मतलब ब्रह्म ऋषि देश कहा जाता था। ठीक है जी, क्या कहा जाता था, ब्रह्म ऋषि देश कहा जाता था। ये कब की बात है, तो ये आप बताएंगे सर जी, कहा जाता था उत्तर वैदिक काल की बात है। अब उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड 1000 BC से 600 BC माना जाता है।
भाई उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक माना जाता है? 1000 बीसी से और सर 600 बीसी तक, लेटर वैदिक पीरियड। और उस टाइम पर अपने मेरे साथी ये प्राचीन वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल भी जो आया, और वैदिक काल तो 1500 से लेकर 600 ईसा बीसी तक था, मतलब ईसा पूर्व तक था। उस टाइम मेरे साथी अपने प्रदेश को ब्रह्म ऋषि देश कहा जाता था। एक और बोला जाता था सर जी अपने उत्तर प्रदेश को मध्य देश के नाम से। ठीक है, अब यही तो नाम धीरे धीरे कैसे आएंगे, हम उत्तर प्रदेश पर ही आएंगे। ये कैसे कैसे उत्तर प्रदेश पड़ा, ये कैसे अपना अखंड उत्तर प्रदेश बना, तो भैया जी अब आता है मध्य देश। मध्य देश रामायण और महाभारत काल के आसपास, रामायण और महाभारत काल के आसपास आर्यों का निवास स्थान होने के कारण इसे मध्य देश के नाम से भी जाना जाता था। रामायण की बात है सर जी, इसे हम अपने उत्तर प्रदेश को क्या मध्य देश भी कहते थे? तो राइट बता देना, रामायण और महाभारत। जी सर, रामायण और कौन सा? महाभारत की बात है सर जी। रामायण और महाभारत काल के आसपास, महाभारत काल के आसपास आर्यों का निवास, मतलब जो आर्य थे स्थान होने के कारण आसपास किसका निवास स्थान? तो आप बताएंगे सर आर्यों का निवास स्थान होने के कारण, निवास स्थान होने के कारण मध्य देश कहा जाता था सर। कौन सा देश? मध्य देश। किसे? तो आप बताएंगे सर जी उत्तर प्रदेश को कहा जाता था। ठीक है, तो अपने उत्तर प्रदेश को मध्य देश के नाम से भी जाना गया, अपने उत्तर प्रदेश को ब्रह्म ऋषि देश के नाम से भी जाना गया सर जी। ठीक है, चलो दिख ना रहा थोड़ा सर जी, चलो भैया दिख तो रहा होगा ना, दिख तो रहा है ना? हाँ सर जी दिख रहा है। चलो अब धीरे धीरे समय जो है, अब देखो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और आज एक प्रण ले लेना भी है आपको। ये 2026 आपके भविष्य का, आपने जो सपने सोचे हैं उसे उजागर करने का ये वर्ष होगा। अब से पहले तो हम काटते चले आए, खाया पिया सोया, लेकिन अब ये देख लेना है कि 2026 सिलेक्शन लेना है तो लेना है। ठीक है, चलो ये प्रण बांध लेना है। ये मध्य देश हो गया सर। धीरे धीरे बढ़े आगे की तरफ। भारत में मुसलमानों का आगमन हो गया 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम आ गया, मोहम्मद गौरी, जिसकी नियत थी भारत में साम्राज्य स्थापित करना। तुर्की साम्राज्य का संस्थापक बन गया, और साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका गुलाम था, जिसे भारत की बागडोर संभाल कर गया था, उसने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी सर। कौन सा? तो आप सभी को पता है दिल्ली सल्तनत। 5 वंश आए थे सर जी, लेकिन मैं वंश वगैरह ना कराऊंगा, बस मेरे पॉइंटों को आप समझते चलना। दिल्ली सल्तनत, और ये दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड, जी सर जी, यह दिल्ली सल्तनत काल की बात आती है। 5 वंश आए, 320 वर्षों तक इन्होंने शासन भी किया था। तो आप करेंगे 1206 से 1200 और 1526 तक भैया जी दिल्ली सल्तनत काल। एकदम राइट होगा सर। कौन सा काल? तो भैया आप दिल्ली सल्तनत काल कर देना। अब देखो जैसे ये अपना जो उत्तर प्रदेश है ना, सल्तनत काल के दौरान इस क्षेत्र को मुख्य रूप से इक्ताओ, मतलब कि इक्ताओ बोलेंगे प्रशासनिक प्रांतों के नाम से जाना जाता था। पहले कभी ब्रह्म ऋषि देश हो रहा है, कभी मेरे साथी देखूं तो मध्य देश, लेकिन आज जैसी दिल्ली सल्तनत की बात आई तो सर जी दिल्ली सल्तनत में जो हमारा जो ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, तो सल्तनत काल के दौरान इस क्षेत्र को मुख्य रूप से इक्ताओ
मतलब प्रशासनिक प्रांतों के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो आप बता देना सर जी, इस काल में इस काल में इस क्षेत्र को, मतलब जो उत्तर प्रदेश वाला है, इस क्षेत्र को इस क्षेत्र को क्या, तो आप बताएंगे एकता। अब एकता प्रणाली आपने पता भी होगा, एकताओ मतलब कि ये हो गया, एकताओं का मतलब हो गया एकता बोल देंगे। प्रशासनिक प्रांत भी बोला जाता था सर, प्रशासनिक की बात होगी ना, प्रशासनिक, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। प्रशासनिक प्रांत के नाम से जाना जाता था, प्रशासनिक प्रांत के नाम से मतलब एकताओ, और बोले तो कोष्टक में इसे प्रशासनिक प्रांत के नाम से जाना जाता था। आपको पता होगा ना, इल्तुतमिश जाना जाता, इल्तुतमिश। हाँ सर जी, सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक्तादार था, बदायूं। और बदायूं यदि हम देखें साथी, बदायूं उस समय का सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध प्रांत मतलब इक्ता था। बदायूं आप बता देना, जो सल्तनत काल में हमारा जो कौन सा होगा, तो सर आप बताएंगे बदायूं। सल्तनत काल में जो बदायूं जो होगा ना, ठीक है, उस समय का सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध प्रांत मतलब इक्ता था। कब का, तो मतलब सल्तनत काल का, उस समय का बदायूं उस समय का सबसे महत्वपूर्ण कैसा होगा भैया जी, सबसे महत्वपूर्ण और क्या है सर जी, समृद्ध, सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध इक्ता था। ठीक है, समृद्ध इक्ता मतलब प्रशासनिक प्रांत था, इक्ता था। तो कब की बात है, सल्तनत काल में जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था, सल्तनत काल में जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था उसे कभी इक्ता बोला जाता था, और बदायूं उस टाइम का सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध इक्ता प्रांत था, मतलब कि समृद्ध इक्ता था। इक्ता प्रशासनिक प्रांत को बोला जाता था। और साथ ही कन्नौज व अवध भी नाम सुना होगा आपने, किसका, तो एक नाम होगा कन्नौज और एक नाम होगा भैया जी अवध। कन्नौज वे अवध, कन्नौज वे अवध, क्योंकि कन्नौज को लेकर तो बहुत संघर्ष हुए। और सरची अवध, ये भी आप बता दो, ये प्रमुख प्रशासनिक केंद्र थे। ये भी भैया जी कैसे थे, तो प्रमुख प्रशासनिक केंद्र थे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, प्रमुख प्रशासनिक केंद्र थे। आगे बात समझ में, प्रमुख प्रशासनिक केंद्र थे कौन, कन्नौज व अवध। ये भी धीरे धीरे चला भैया जी, ठीक है ना, ये भी धीरे धीरे समाप्त हुआ। सल्तनत काल समाप्त हुई और सल्तनत के बाद किसका, मुगलों का शासन आ गया सर जी। अब सल्तनत काल, अब मतलब सल्तनत काल में तो हमारे प्रांत को इक्ता बोला गया। अब आ जाता है भैया जी मुगल काल। अब मुगल काल कब से कब तक रहा, कौन पहले बताएगा सर। मुगल काल की बात आती तो मुगल काल ये कब से कब तक, तो जल्दी से बताएंगे सर जी। 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध को जीते और 18वीं शताब्दी तक रहे मुगल। ठीक है, 18वीं शताब्दी तक, कब से कब तक, तो सर आप बताएंगे भैया जी। ठीक है, तो कब से कब तक की बात होगी, तो आप बताएंगे 1526 से लेकर मेरे भैया जी आप कर देना 18वीं शताब्दी तक। 1526 से लेकर 18वीं शताब्दी तक। ठीक है, चलो मोटा लो, केशपाल भाई ठीक से लिखो, पेन मोटा लो। ठीक है भैया जी, कर दिया। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है भैया जी, मुगल काल में पूरे साम्राज्य को सूबों में बांटा गया था। जब मुगल काल की बात आई तो मुगल काल में जो पूरा का पूरा साम्राज्य इसे सूबों में बांट दिया। और उत्तर प्रदेश में 3 सूबे बन जाते हैं सर, एक आगरा, एक प्रयागराज और एक अवध। ये आप सभी को पता होगा। तो मुगल काल में आप लिख देना सर जी, कौन से काल की बात है, तो आप राइट करेंगे मुगल काल में पूरे साम्राज्य को पूरे साम्राज्य को
सूबों में, अब प्रांत वगैरह कुछ नहीं है, सूबों में बांटा गया। किसमें बांटा गया भैया जी? सूबों में बांटा गया था। ये पॉइंट आप सभी को लिखना होगा। मुगल काल में जो पूरा का पूरा जो साम्राज्य है, इसे किस में बांट दिया गया? तो आप राइट कर देना सर जी, सूबों में बांट दिया। अब सूबे में बांटे, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से 3 बड़े सूबों, मतलब उत्तर प्रदेश को बांटा गया था, ठीक है। तथा उत्तर प्रदेश को, ये भी आप लिख देना, तथा कौन सी प्रदेश को? उत्तर प्रदेश को मुख्य रूप से 3 बड़े सूबों में बांटा गया। 3 बड़े सूबों में बांटा गया। 3 बड़े सूबों में बांटा गया। ये पॉइंट आपको नोट करना है। मुगल काल में पूरे साम्राज्य को सूबों में बांटा गया और इसमें हमारे में 3 ही सूबे थे। अब 3 सूबे जल्दी बताएंगे कि भैया जी अभी लाऊंगा अंग्रेजन ने भी, ठीक है, ठीक है। चलो तो एक बार जल्दी बताएंगे सर, वो सूबे कौन कौन से थे? तो एक था आगरा, एक भैया जी एक सूबा होगा आगरा। एक कौन सा? तो आप राइट करेंगे आगरा। और आगरा तो भैया जी मुगलों की राजधानी थी। ये आगरा जो सूबा था, ये किसकी? तो आप बताएंगे ये तो सर जी मुगलों की राजधानी थी, ठीक है। मुगलों की क्या राजधानी थी? शाहजहां ने तो दिल्ली स्थानांतरित की, मुगलों की राजधानी। दूसरा क्या हो गया सर जी? प्रयागराज। एक सूबा कौन सा हो गया? प्रयागराज सूबा। और सर एक आप लिख देना अवध। एक कौन सा कर देना सर जी? एक आप राइट करेंगे अवध, एकदम करेक्ट तरीके से। और प्रयागराज पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, ठीक है। पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र इस सूबे के अंतर्गत आता था। इस सूबे के अंतर्गत आता था। जल्दी से बताना सर जी, इस सूबे के अंतर्गत आता था। एकदम करेक्ट क्वेश्चन, एकदम राइट भैया जी। पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वो किसके क्षेत्राधिकार में आता था? तो आप बताएंगे सर जी प्रयागराज। अब अवध की बात है, ये मध्य उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। ये किसकी बात होगी? मध्य उत्तर प्रदेश का, ये मध्य उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, ठीक है। अभी देख लो, पहले कभी उत्तर प्रदेश को ब्रह्मऋषि देश, फिर बन जाता है मध्य देश, फिर उसके बाद इसी तरीके से चलते रहे। दिल्ली सल्तनत में एकता बट गए और उसके बाद मुगल काल जब स्टार्ट हुआ तो मुगल काल में सूबे बन गए और उत्तर प्रदेश को ही जो आज वर्तमान उत्तर प्रदेश है, इसे 3 सूबों में बांटा गया था सर जी। कितने सूबों में? तो 3 सूबों में बांटा गया था। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है यहां तक? चलो जी ये बताओ जल्दी से, नहीं है तो आगे चलें जी। हाँ सर, अब उत्तर मुगल काल, अब चलेंगे एक और पॉइंट की तरफ, उत्तर मुगल काल और उत्तर मुगल काल में नवाबों का दौर। तो आप एक और हेडिंग डालेंगे उत्तर मुगल काल, वहीं लेकर आऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। उत्तर मुगल काल और ये अब आ गया भैया जी नवाबों का दौर। जब नवाबों का दौर भी स्टार्ट होगा ना, नवाबों का दौर, ब्रह्मऋषि देश से उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। कैसे कैसे उत्तर प्रदेश बना? आज एकता, कभी भैया सूबे और दौर करना, इसे माफी चाहेंगे भैया जी, इसे कर देना दौर, ठीक है। नवाबों का क्या होगा? दौर, नवाबों का दौर। ये आप सभी को हेडिंग डाल देना है, उत्तर मुगल काल नवाबों का दौर। 18वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ा, जब 18वीं शताब्दी की बात है,
18वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य कमजोर बना तो उत्तर प्रदेश छोटे छोटे स्वतंत्र मतलब क्षेत्रों में बंट गया। अब ठीक है ना, इसी तरीके से तो जनपद वगैरह बनते जाएंगे। उत्तर मुगल काल तो आप बताएंगे भैया जी 18वीं शताब्दी में, ये पॉइंट चलो लिख ही दो सर, लिख दो जी। 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य, भाई मतलब मुगल साम्राज्य क्या है, 18वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ, कमजोर हुआ तो उत्तर प्रदेश, कौन सा प्रदेश भैया जी, उत्तर प्रदेश छोटे 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 स्वतंत्र राज्यों में, छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो गया। अब छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में क्या हो गया भैया जी, विभक्त हुआ। आगे बात समझ में सभी को दिखाई पड़ रहा है ना। एक बार जल्दी से वो प्यारा सा थंब का निशान और स्पीड के साथ बता देंगे सर जी, हाँ हमें तो दिखाई पड़ रहा है। ठीक है जी। सूबे क्या होते हैं भैया जी, सूबे होते हैं मतलब कि क्षेत्री बोल दिया, ठीक है ना। तो क्षेत्र को वो बोल रहे हैं सूबे, सल्तनत काल में क्षेत्र को बोल रहे हैं इक्ता। ठीक है। जब 18वीं शताब्दी में भैया मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश मेरे साथी छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में क्या हो जाता है, विभक्त हुआ। और विभक्त में हम देखेंगे पहले भैया जी अवध आए। अवध के नवाब आप पढ़ेंगे ना, अवध के नवाबों को, हाँ सर इतिहास में हम देखेंगे अवध। अवध आज जिसे मेरे साथी लखनऊ, हाँ सर, नवाबों के अधीन यह एक स्वतंत्र शक्तिशाली राज्य बना। ये नवाबों के अधीन की बात है तो आप लिखेंगे नवाबों के अधीन, नवाबों के अधीन एक स्वतंत्र, नवाबों के अधीन, अधीन एक, हाँ सर जी, एक स्वतंत्र शक्तिशाली राज्य बना। स्वतंत्र जी सर जी, और कैसा होगा, शक्तिशाली राज्य बना, शक्तिशाली राज्य बना। नाम क्या होगा भैया जी, नाम होगा, ठीक है, नाम क्या होगा, अवध बना। ये आप लिख देना। और सर जी बना जिसकी राजधानी, कौन पहले बतावेगा, इसकी कैपिटल क्या थी, अवध की राजधानी। स्पीड के साथ बताना भैया जी, पहले राजधानी हुआ करती थी अयोध्या, और एक, ठीक है ना, अयोध्या, बाद में आप कर देना, बाद में लखनऊ बन गई। बाद में क्या बनी सर जी, लखनऊ, सुजाउद्दौला ले गया, ठीक है, अयोध्या बाद में लखनऊ। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अवध के नवाबों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो सर जी अयोध्या थी, जिसे फैजाबाद 2018 से पहले फैजाबाद के नाम से जाना जाता था। योगी जी की सरकार ने मेरे साथी 2018 में फैजाबाद का नाम बदल कर, ठीक है, क्या कर दिया, तो आप बताएंगे अयोध्या, फिर बाद में क्या बन गई, लखनऊ। एक इसी के साथ एक और होगा रोहिलखंड, एक और बनेगा भैया जी, स्वतंत्र राज्य बन गया वो भी, रोहिलखंड। कौन सा, तो आप यहां लिखेंगे रोहिलखंड, ठीक है। रोहिलखंड की बात है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रोहिला अफगानों का शासन था। और जो हमारा उत्तर पश्चिमी की बात है ना, उत्तर पश्चिम, ये लिख दो चलो, उत्तर पश्चिमी जो प्रांत था या क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, ये कर देना सर जी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रोहिला अफगानों का शासन था, रोहिला, और बोले तो सर जी क्या, अफगानों का शासन था। अफगानों का क्या था भैया जी, शासन, और जिसे क्या बोलते थे, शासन था, जिसे रोहिलखंड बोला गया, ठीक है ना, जिसे रोहिलखंड कहा जाता है, जिसे क्या, रोहिलखंड, जिसे रोहिलखंड
कहा जाता है, कहा जाता है। आगे बात तो समझ में, ये भी स्वतंत्र हो गया था। तो भैया जी अब एक छुटका सा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि रोहेलखंड में उत्तर प्रदेश के कितने जनपद आते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो जल्दी से बताएंगे सर, ये आपने दीवान जी बैच में नहीं पढ़ाया, तो क्या दोबारा नोट्स जो जो ना पढ़ाया उसे दोबारा ही करो, जो नई चीज मिलेंगी ठीक है ना, उन्हें दोबारा करेंगे। तो भैया जी अब रोहेलखंड की बात की जाए तो क्वेश्चन आता है, रोहेलखंड में भी उत्तर प्रदेश के 7 जनपद हैं जी। भैया जी रोहेलखंड, अब ये क्वेश्चन यहां से एक बने कि रोहेलखंड में उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी जनपद, तो हम देखेंगे भैया जी एक सेकंड, ये रोहिलखंड। अब रोहिलखंड में देखो बिजनौर भी होगा, हाँ सर जी, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं। कहने का मतलब है भैया जी ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये ठीक है ना, ये वाला इस तरीके से यहां से निकल जाओ, ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये आपका रोहिलखंड है। रोहिलखंड में बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं, और कभी कभी देखे तो साथ ही संभल और अमरोहा, क्योंकि इसके निकटवर्ती हैं, ये भी कभी कभी काउंट हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया, अब आ जाए क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड में कौन सा जनपद नहीं है। ठीक है, ये आप सभी को बताना है कौन सा है, तो यही तो क्वेश्चन आएगा। तो आप करेंगे सर्ची, एक तुम्हारा आप कर देना बिजनौर, जी सर मैंने लिख दिया बिजनौर। एक आप बताएंगे मुरादाबाद, एक कौन सा सर जी, मुरादाबाद लिखो जी, मुरादाबाद। फिर भैया जी एक और लिखेंगे रामपुर, मुरादाबाद, फिर आप करेंगे रामपुर, फिर आपका हो गया सर जी बरेली, बरेली के बाद आप आओ पीलीभीत। ये तो सारे नेपाल के उससे सॉरी उत्तराखंड से लग रहे हैं ना, हाँ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, और सर फिर आप पीलीभीत से बदायूं, और बदायूं से मेरे साथी आप आ जाओ शाहजहांपुर की तरफ। ठीक है, कौन सा, शाहजहांपुर। तो ये आपके जो है ना, हम देखें ये 7 जनपद रोहिलखंड में आते हैं। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद रोहिलखंड में नहीं आता है। भाई बुंदेलखंड में 7 ही आते हैं, झांसी, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, और 7 ही जनपद मेरे साथी बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर। और एक और चीज मैंने बताई, संभल और, हाँ सर जी ये रहा ना कहाँ है, ये रहा संभल और अमरोहा, ठीक है, ये लगे पड़े हैं, तो कभी कभी ये भी रोहिलखंड में ही काउंट हो जाते हैं। तो कभी कभी भैया जी ये भी कहां पर, रोहिलखंड में काउंट हो जाते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये पॉइंट जहां तक हैं मेरे साथी आप सभी की समझ में आए होंगे, तो एक बार जल्दी से मुझे थंब का निशान लगाकर बता देंगे कि हाँ सर जी ये तो पॉइंट तुम्हारे समझ में आ गए। अंग्रेज आ गए। अब अंग्रेजों ने तो भैया जी धीरे धीरे वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अकबर के समय साथी जहांगीर के दरबार में वो आगे अधिकारी वगैरह अपना ठीक है माहौल उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। और जब माहौल पूर्ण रूप से बन गया तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को अब जो है अपने अधीन कर लिया। देश में उन्होंने 3 प्रेसिडेंसी लागू कर दी, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता, ये 3 प्रेसिडेंसी थे। क्षेत्र ज्यादा बड़ा होने के कारण प्रशासनिक व्यवस्था जो सुचारू रूप से ना चल पा रही थी उसको और ढंग से स्थापित करने के लिए उन्हें एक प्रेसिडेंसी की आवश्यकता पड़ती है, और उस प्रेसिडेंसी का नाम पड़ जाता है आगरा प्रेसिडेंसी। भैया जी आगरा प्रेसिडेंसी, तो आप एक
हेडिंग डालेंगे आगरा प्रेसिडेंसी, देश की चौथी प्रेसिडेंसी जिसका नाम क्या होगा सर जी, आगरा प्रेसिडेंसी। कभी मैंने आप यहां से पढ़ाए भी होंगे, ठीक है ना, आगरा प्रेसिडेंसी मैंने पढ़ाए तो होंगे, लेकिन आपको चीज बहुत मिलेंगी अब भी, ठीक है ना, आगरा प्रेसिडेंसी, ये भी आप एक हेडिंग डाल देंगे सर जी, आगरा प्रेसिडेंसी। बहुत बढ़िया सर, ठीक है जी सर। अब ये कौन सी प्रेसिडेंसी है, तो आप करेंगे भाई, अब ये कौन सी प्रेसिडेंसी है, तो आप बताएंगे चौथी, ये देश की चौथी प्रेसिडेंसी थी जिसका नाम था आगरा प्रेसिडेंसी। चलो जी, बहुत बढ़िया। कोई बताएगा कि आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुई, ये चौथी तो प्रेसिडेंसी है, ये देश की, आप ऐसे भी लिख देंगे, नोट करके लिख देना, चौथी प्रेसिडेंसी आप लिख दोगे ना, हाँ सर लिख देंगे। अब मुझे ये बता दो भैया जी, इसकी स्थापना, आगरा प्रेसिडेंसी की इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना की बात आई, इस्टेब्लिशमेंट स्पीड के साथ बता दो भैया जी, कौन पहले बताएगा, 14 नवंबर, हाँ सर 1834 ईस्वी की बात, 14 नवंबर 1834 ईस्वी को मेरे साथी एक प्रेसिडेंसी की स्थापना हो जाती है जिसका नाम था आगरा प्रेसिडेंसी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 के तहत एक एक्ट आता है, गवर्नमेंट एक्ट, गवर्नमेंट एक्ट, एक्ट ऑफ मतलब कि एक एक्ट है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ कौन सा, तो आप लिखेंगे सर जी इंडिया एक्ट, और ये एक्ट आएगा 1833, 33 के तहत, मेरे साथी तहत इसकी स्थापना की जाती है। आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना कब की गई, तो 14 नवंबर 1834 को, और भैया जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 के तहत, ठीक है। जिसकी राजधानी, ये भी आप बताओ मुझे, इस आगरा प्रेसिडेंसी की जो कैपिटल है ना, जो कैपिटल मीन्स क्या होगी, राजधानी, वो क्या थी सर जी, आगरा ही तो थी। इसकी राजधानी भैया जी आप राइट कर देना, आगरा को ही बनाया जाता है, आगरा, आगरा ही इसकी क्या बनेगी, राजधानी, एकदम करेक्ट। दूसरी बात क्या है सर जी, इस प्रेसिडेंसी की प्रथम गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर कौन पहले बताएगा, चार्ल्स मैटकॉफ। यहां तक तो मैंने आप सभी को बताया भी होगा भैया जी, चार्ल्स मैटकॉफ, चार्ल्स मैटकॉफ इस आगरा प्रेसिडेंसी के फर्स्ट गवर्नर बन जाते हैं। सर जी आगरा प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर, और गवर्नर का नाम क्या होगा, तो आप चार्ल्स मैटकॉफ बताएंगे। और सर हाँ, इसे 1 जून 1836 को एंड भी कर दिया, इस प्रेसिडेंसी को क्या, समाप्त, समाप्त मीन्स इसका एंड कब कर दिया, 1 जून 1836 को, 1 जून 1836 ईस्वी को, ठीक है, 1 जून 1836 को मेरे साथी इसे समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, चलो आज प्रेसिडेंसी समाप्त। चलो भैया जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप बताएंगे समाप्त। अब क्यों समाप्त किया, क्योंकि ये उत्तर पश्चिमी प्रांत ले आए, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस लेकर आ गए। आगरा प्रेसिडेंसी समाप्त, और सर जी अब लेकर आ गए उत्तर पश्चिमी प्रांत। कौन पहले बताएगा सर जी, ये उत्तर पश्चिमी प्रांत कब आया, उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत या उत्तर पश्चिमी प्रांत, पश्चिमी कर दो, ठीक है, उत्तर पश्चिमी प्रांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। उत्तर पश्चिमी प्रांत, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, ये पश्चिमी भी हम कर देंगे, तो नॉर्थ, हाँ सर जी, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, प्रोविंस, ठीक है, ये आपको लिख देना है, प्रोविंस, ठीक है, ये आप करेंगे उत्तर पश्चिमी प्रांत, पश्चिमी कर देना सर जी।
अब ये कब बनता है उत्तर पश्चिमी प्रांत मेरे साथी? 1836 ईस्वी में। भैया जी ये प्रांत कब आया? 1836 ईस्वी में। और उत्तर पश्चिम प्रांत में भू राजस्व के लिए कौन सी प्रणाली लागू की गई? यही तो क्वेश्चन आएगा। जब जून 1836 ईस्वी में बन गया तो इसे मतलब कि रिवेन्यू लैंड के लिए सर जी कौन सी प्रणाली लागू की जाती है? आज ये बन गया उत्तर पश्चिमी प्रांत। तो एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया सर जी, उत्तर पश्चिम प्रांत में भू राजस्व के लिए कौन सी प्रणाली लागू की गई? ठीक है, तो आप बताओ सर जी, प्रांत में भू राजस्व के लिए, मान जाऊंगा प्रांत में भू राजस्व के लिए, यही तो क्वेश्चन आते हैं भैया जी। प्रांत में भू राजस्व के लिए, रिवेन्यू लैंड के लिए, प्रांत में भू राजस्व के लिए महालबाड़ी, भैया जी कौन सी? तो राइट आप लिखेंगे महालबाड़ी। महालबाड़ी प्रणाली लागू की गई। ठीक है, महालबाड़ी प्रणाली लागू की गई। ये क्वेश्चन आपका होगा जो कि आप बता भी पा रहे होंगे। कितना बेहतरीन, कितना शानदार क्वेश्चन। प्रांत में भू राजस्व के लिए महालबाड़ी प्रणाली लेकर आ गई सर जी। आ रही है बात समझ में? चलो जी सर एकदम बेसिक से कराइएगा प्लीज। ठीक है जी, एकदम बेसिक, यू का बेसिक ना चल रहा, मैं ठीक है, मैं तो यहाँ से लेकर आया हूं खींच के, आप है ये बेसिक ना है भाई। उत्तर प्रदेश पहले ब्रह्म ऋषि देश, ऐसा तो कोई कराएगा भी ना। अब क्या तो कह दिया किसी से कह भी मत दियो, किसी से कह भी मत दियो, नहीं वहीं तक करेगा काम है जहां तक आपने सोची भी ना होगी। ये इतने बेसिक से लेकर आया हूं, पहले ब्रह्म ऋषि देश, फिर भैया मध्य देश। ठीक है, यहाँ जगह से तो कोई मुझे ना लग रहा। ठीक है कि यहाँ जगह से स्टार्ट कर दे। मैंने बताता आ रहा हूं कि पहले क्या क्या, कभी एकता भूला गया, कभी सूबे, फिर कैसे अवध बना छोटे छोटे राज्यों में। दिक्कत मत कर दियो, ठीक है, बहुत टाइम लगता है इन्हें। महालवाड़ी, ये क्वेश्चन आ जाए कि मेरे साथी उत्तर पश्चिमी प्रांत में जब जून 1836 में बना तो भू राजस्व के लिए कौन सी प्रणाली अंग्रेजों के द्वारा? महालवाड़ी। हॉल्ट मैंकेजी इसके जनक थे। यदि मैं आपसे बात करूं ना, महालवाड़ी प्रणाली के जनक, इसके जो फादर थे ये आप सभी को पता है कौन थे? कौन पहले बताएगा? इसके फादर कौन थे? हॉल्ट मैंकेजी। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, हॉल्ट मैंकेजी। सर जी मेरे तो समझ में ये ना आ रही बात कि महालवाड़ी प्रणाली है क्या? हॉल्ट मैंकेजी तो आपने बता दिए। तो ये महालवाड़ी जो प्रणाली है इसमें राजस्व का समझौता किसी एक व्यक्ति मतलब कि जमींदार से ना होकर, मतलब कि आपको राजस्व के समझौते की बात है। इस महालवाड़ी प्रणाली में राजस्व का समझौता किसी एक व्यक्ति मीन्स जमींदार से न होकर पूरे गांव, मतलब कि महाल बोले जाएंगे, पूरे गांव के द्वारा किया जाता था। ठीक है, ये होगा। ठीक है जी, तो प्रांत में भू राजस्व के लिए महालवाड़ी प्रणाली ये लागू की जाती है। अब इसी के साथ मेरे साथी धीरे धीरे समय आया चेंजिंग की तरफ। अब 1857 की क्रांति भी हुई और क्रांति के बाद मेरे साथी एक वर्ष आता है और वो था फरवरी का मंथ था, फरवरी 1877, फरवरी 1877। अब ये बन गया उत्तर पश्चिम प्रांत तो है ही, इसमें आगरा एवं अवध का चित्र और जोड़ दिया। उत्तर पश्चिम प्रांत में मेरे साथी कौन सा प्रांत होगा? उत्तर पश्चिम प्रांत में आगरा व उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा, आगरा और क्या जोड़ दिया? आगरा एवं अवध का चित्र और आ गया। ठीक है, आगरा एवं अवध ये भी आ गए भैया जी। आगे बात समझ में? तो अब ये बन गया इस वर्ष। तो आप लिखेंगे भैया जी नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है, यही वाला वेस्टर्न कर देना, और प्रोविंस,
प्रोविंस, आगरा, आगरा एंड अवध, आगरा एंड अवध। चलो, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस आगरा व अवध, ये वर्ष आ गया। फिर एक और वर्ष आया सरची, एक वर्ष आ जाता है 1902, एक ईयर आया 1902 में। ये उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम बदला और नाम बदल कर क्या कर दिया, संयुक्त प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम बदलकर क्या कर दिया, संयुक्त प्रांत। और भैया जी अभी आगरा एवं अवध शामिल हैं, आगरा एवं क्या, अवध अभी यहां पर लगे हुए, मतलब संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस की बात होगी सर जी क्या, तो आप लिखेंगे यूनाइटेड जी प्रोविंस, क्वेश्चन आएगा प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड अवध। ठीक है, चलो ये भी आप कर देना, यूनाइटेड प्रोविंस। अब इसी के साथ भैया जी एक वर्ष आया 1937, ये मैंने आप सभी को लिखाया भी होगा, बहुत चीज मिलेंगी अब भी। ठीक है, तो इस पूरे को अब नाम दे दिया संयुक्त प्रांत, इस पूरे का नाम बदला और सर जी इसे बना दिया यूनाइटेड प्रोविंस ही बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया मेरे साथी, यूनाइटेड प्रोविंस ही बना दिया। ये भी आप सभी को करना, यूनाइटेड प्रोविंस। चलो जी ठीक है, तो यहां पर देखो यूनाइटेड प्रोविंस, सर से बोलिए कि यूपी स्पेशल बुक लें, 7 रीजनिंग की बुक, प्रैक्टिस सेट से एक ही तरह से 2 बुक क्या करें प्लीज। भैया सर से बोलिए यूपी स्पेशल बुक से बाद में, ठीक है पहले इन्हें लिखो। ये हो गया सर जी। अब धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ और सर एक वर्ष आया और वर्ष था 24 जनवरी 1950। कब की बात, तो सर आप लिख देना, एक ईयर आया 24 जनवरी 1950। के जनवरी की बात, तो 24 जनवरी 1950। और सर इन सब का नाम बदला और नाम बदल कर दिया भैया जी उत्तर प्रदेश। अब आगे बात समझ में, कौन सा प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इस नाम के लिए हमने पूरा 1 घंटा लगाया है, इस नाम को पाने के लिए, ठीक है ना, इस नाम को ही तो पाने के लिए हम यहां से स्टार्ट हुए, इस पूरे के पूरे नाम को पाने के लिए भैया जी। और हमने पूरी जो है इस तरीके से करते आए, खींचते लाए चीजों को, पहले क्या था, ऐसे ऐसे समय बदलते गए और 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम, ठीक है, संयुक्त प्रांत का नाम कर दिया उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत का, ठीक है जी, उत्तर प्रदेश। हो गए हैं कमेंट्स पढ़ने में, अच्छा ठीक है, आज उत्तर प्रदेश हो गया और सर इसी दिन उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हो जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना भी हो गई, उत्तर प्रदेश, हाँ सर, उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना, उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना, ये आप सभी को कर देना है। अब क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 को, सर एकदम राइट होगा। एक तो स्थापना और एक भैया जी स्थापना दिवस भी है, एक तो स्थापना हो गई और एक लाला स्थापना दिवस भी है। तो कौन सी दिवस, स्थापना दिवस, नाम पढ़ाया आपने, स्थापना दिवस। अब ये आप सभी को पता है, स्थापना मीन्स फाउंडेशन डे, ठीक है, क्या हो गया सर जी, फाउंडेशन डे की बात आई, स्थापना मतलब कि फाउंडेशन डे। चलो जी, और ये कब हो गया सर जी, 24 जनवरी। कै जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस, 24 जनवरी, जिसकी भैया जी 2017 में आधिकारिक तौर पर मनाने की घोषणा की थी। 2017 में आधिकारिक तौर पर
कौन सा तौर मेरे साथी आप लिखेंगे? आधिकारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर मनाने की घोषणा। लेकिन मनाया कब गया? मनाने की घोषणा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि भैया जी उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाई जाती है और मनाने की घोषणा संयुक्त प्रांत की राजधानी। अभी धैर्य पकड़ो, सारी चीजें आएंगी। ठीक है, राजधानी तो राजधानी ये भी पूछी जाएगी कि कब कैसे, सारी चीजें आएंगी। ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है। आसपास की पड़ोस में बता देना कि पढ़ किससे रहे हैं। ठीक है, सारी चीजें आएंगी, धैर्य तो पकड़ो आप। चलो, आधिकारिक तौर पर मनाने की घोषणा 24 जनवरी को, और साथ ही पहली बार 24 जनवरी को, और पहली बार मनाई कब गई उत्तम भैया? पहली बार मेरे साथी 2018 को। ठीक है, ये भी आप करेंगे 2018 को। 2018 को महाराष्ट्र राज्य की सरकार, महाराष्ट्र राज्य की तर्ज पर, महाराष्ट्र राज्य की तर्ज पर, अच्छा जी, और क्या, महाराष्ट्र राज्य की तर्ज पर पहली बार मनाने की घोषणा हो जाती है। और सर जी हाँ, जब मनाई गई थी तब राज्यपाल थे, जब 18 में, तो राज्यपाल कौन थे? राम नाईक। लेकिन एक क्वेश्चन और यहां निकल कर आया भैया जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसी दिन 24 जनवरी 2018 को ओडीओपी योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को भी लॉन्च किया। और साथ ही उत्तर प्रदेश के जब पहली स्थापना दिवस 2018 को मनाई गई थी, तो इसके मुख्य अतिथि बताए कौन थे? हाँ सर, कौन थे? रामनाथ कोविंद। उस समय मुख्यमंत्री राष्ट्रपति थे ना। तो इन चीजों को करेंगे हम कल, और शानदार तरीके से यहीं से बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मेरी कोशिश तो पूरी रहेगी, जी जान लगा देंगे। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे ना तब तक छोड़ेंगे ना। ठीक है, बहुत ही ज्यादा दिनों का तो संघर्ष ना होगा, बस 6-7 महीने यदि आपने तैयारी कर लिए तो भैया जी आप 100% गारंटी के साथ कहता हूं, ठीक है, सिलेक्शन ले जाओगे। बस आज ही प्रण बांध लेना है कि सिलेक्शन लेना है तो लेना है। आगे बात समझ में? बेरोजगारी का आलम है बहुत ज्यादा, हर चीज को मजबूत करते चलना, पढ़ाई हो जाए तुरंत रनिंग पे भी लग जाना, कभी हमारी तरह ही रह जाओ। ठीक है ना, दौड़ पौड़ में निकल जाओ, और ठीक है, तो 12 चक्कर की जगह कभी 7-8 ही लग पाए। तो इसलिए भैया जी करते चलना अपनी तैयारी को भी, और साथ में अपना फिजिकल भी। ठीक है, आगे बात समझो ना, तो हम तो फिजिकल के मारे हुए 2017 के भी, 2019 वाली के भी, 2021 में दिल्ली यूपीएससी, सारे एक भी फिजिकल ही ना लगा। ठीक है, कोई मेरे साथी गांव का होगा ना, मेरे गांव का यहाँ पढ़ रहा होगा, वो बता भी देगा। ठीक है, और 100% पढ़ भी रहे होंगे कि हाँ भैया का स्ट्रगल कितना है। ठीक है, साइड की सड़क ही तोड़ दी भगते भगते, पर दौड़ ना लग पाई। चलो कोई ना, आप करेंगे जो हमारा सपना था उसे आप साकार करेंगे। इसी के साथ मेरे साथी मुलाकात करेंगे फिर एक बार और बेहतरीन से। कल शाम 5 बजे सभी को जुड़ना है। एक बार कमेंट्स और करके जाना, सभी की सभी कमेंट्स देखूंगा जितने हैं ना। जब आपने 1 घंटा निकाल कर मेरे साथी इस कक्षा को साकार बनाया है, तो मात्र एक जो है मिनट, मतलब 30 सेकंड का टाइम निकाल कर एक बार कमेंट्स और बताना, करके बताना कि कक्षा कैसी रही। तो सभी बोलेंगे मेरे साथी, जय हिंद, जय भारत।